आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स सिलेबस के आधार पर लगभग 10% महत्वपूर्ण भाग के नोट्स हिंदी विद इंग्लिश कीवर्ड्स यहाँ दिए गए हैं। 1. क्षतिपूर्ति का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 124 के अंतर्गत आता है। परिभाषा डेफिनेशन एक ऐसा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पक्ष वन पार्टी दूसरे पक्ष को उस हानि लॉस से बचाने का वादा करता है जो उसे स्वयं वचनदाता प्रोमिसर या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण कॉन्डक्ट से हुई हो। उदाहरण एग्जाम्पल बीमा अनुबंध इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख शब्द कीवर्ड्स इंडेमनिफायर क्षतिपूर्तिकर्ता वादा करने वाला, इंडेमनिटी होल्डर क्षतिपूर्तिधारी जिसे हानि से बचाया जाना है। 2. प्रत्याभूति का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये सेक्शन 126 के अंतर्गत आता है। परिभाषा डेफिनेशन किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा चूक डिफॉल्ट करने की स्थिति में उसके वादे को निभाने या उसके दायित्व लायबिलिटी को पूरा करने का अनुबंध। 3 पक्ष 3 पार्टीज क्रेडिटर लेनदार जिसे गारंटी दी गई है। प्रिंसिपल डेटर मुख्य ऋणी जिसने कर्ज लिया है। श्योरिटी प्रतिभूति गारंटी देने वाला व्यक्ति। प्रमुख केस बैंक ऑफ बिहार वी दामोदर प्रसाद। इस केस में कोर्ट ने कहा कि श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव यानी गारंटी देने वाले की जिम्मेदारी मुख्य ऋणी के बराबर ही होती है। 3. वस्तु विक्रय अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत आता है। शर्त और वारंटी कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन यह अनुबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका उल्लंघन ब्रीच होने पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है। वारंटी यह अनुबंध के लिए सहायक कोलैटरल होती है। इसका उल्लंघन होने पर केवल हर्जाना डैमेजेस मांगा जा सकता है, अनुबंध रद्द नहीं होता। प्रमुख केस निबलेट वी कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स कंपनी। ये कंडीशन इज टू टाइटल विक्रेता का माल बेचने का कानूनी अधिकार पर आधारित है। 4. साझेदारी का स्वरूप नेचर ऑफ पार्टनरशिप। यह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आता है। साझेदारी का परीक्षण टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप साझेदारी तब मानी जाती है जब व्यक्तियों के बीच व्यापार करने और लाभ बांटने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का समझौता हो। आपसी एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी ये साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हर साझेदार पार्टनर दूसरे का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी। प्रमुख केस कॉक्स वी हिकमन। इस केस में तय हुआ कि सिर्फ लाभ बांटना ही साझेदारी का सबूत नहीं है बल्कि म्यूचुअल एजेंसी होना अनिवार्य है। 5. नाबालिग और साझेदारी माइनर इन पार्टनरशिप। नियम सेक्शन 30 के अनुसार एक नाबालिग माइनर किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता क्योंकि वह अनुबंध करने के योग्य नहीं होता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से उसे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप लाभों में हिस्सा के लिए शामिल किया जा सकता है। प्रमुख केस CITV द्वारिका दास खेतान। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नाबालिग को पूर्ण साझेदार बनाना अवैध है। इंग्लिश कीवर्ड समरी फॉर एग्जाम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126, प्रिंसिपल डेटर मेन बोरोअर, श्योरिटी गारंटर, म्यूचुअल एजेंसी कोर ऑफ पार्टनरशिप, कंडीशन vs वारंटी सेल ऑफ गुड्स, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आपके सिलेबस के अगले 10% महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ दिए गए हैं। इसमें हम उपनिधान बेलमेंट गिरवी प्लेज और एजेंसी के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे। 1. उपनिधान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 148 सेक्शन 148 के अंतर्गत आता है। परिभाषा डेफिनेशन जब एक व्यक्ति बेलर किसी दूसरे व्यक्ति बेली को किसी खास उद्देश्य पर्पस के लिए अपनी वस्तु देता है और काम पूरा होने पर उसे वापस ले लेता है या बदल देता है। उदाहरण एग्जाम्पल दर्जी को कपड़े सिलने के लिए देना या मैकेनिक को गाड़ी ठीक करने के लिए देना। प्रमुख तत्व एसेंशियल एलिमेंट्स डिलीवरी ऑफ पोजेशन सामान का कब्जा देना मालकियत ओनरशिप नहीं। पर्पस किसी उद्देश्य के लिए देना। रिटर्न ऑफ गुड्स काम पूरा होने पर सामान वापस करना। प्रमुख शब्द कीवर्ड्स बेलर उपनिधाता जो सामान देता है, बेली उपनिहिती जिसे सामान दिया जाता है। 2. गिरवी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ये सेक्शन 172 के अंतर्गत आता है। ये उपनिधान बेलमेंट का ही एक विशेष प्रकार है।
परिभाषा डेफिनेशन जब किसी ऋण डेट की अदायगी या किसी वादे के निष्पादन के लिए सुरक्षा सिक्योरिटी के तौर पर सामान दिया जाता है। प्रमुख शब्द कीवर्ड्स। पॉनर प्लेजर वह जो सामान गिरवी रखता है। पॉनी प्लेजी वह जो सुरक्षा के रूप में सामान स्वीकार करता है। अधिकार राइट्स यदि पॉनर ऋण नहीं चुकाता तो पॉनी के पास उस सामान को रोकने या कानूनी प्रक्रिया के बाद बेचने का अधिकार होता है। 3. एजेंसी का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये सेक्शन 182 से शुरू होता है। परिभाषा डेफिनेशन जब एक व्यक्ति प्रिंसिपल किसी दूसरे व्यक्ति एजेंट को नियुक्त करता है ताकि वह तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी के साथ उसके व्यवहार या सौदे कर सके। सिद्धांत प्रिंसिपल की फेसिड पर आलियम फेसिड पर से जो व्यक्ति किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह कानूनी रूप से स्वयं ही कार्यकर्ता माना जाता है। प्रमुख केस लॉ। राधा कृष्णा वी टयाबली यह केस एजेंट की अथॉरिटी और जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। प्रमुख शब्द कीवर्ड्स पी प्रिंसिपल प्रधान जिसका कार्य किया जा रहा है। एजेंट प्रतिनिधि जो कार्य कर रहा है। 4. वस्तु विक्रय में कैविएट एम्प्टर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अर्थ मीनिंग इसका अर्थ है क्रेता सावधान रहे, लेट द बायर बीवेयर। नियम विक्रेता सेलर की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह खरीदार को माल की खराबियां बताए। ये खरीदार का काम है कि वह माल खरीदने से पहले उसकी जांच कर ले। अपवाद एक्सेप्शंस यदि विक्रेता धोखाधड़ी फ्रॉड करता है या माल विवरण डिस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं है। 5. फर्म का विघटन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आता है। परिभाषा डेफिनेशन जब सभी साझेदारों पार्टनर्स के बीच साझेदारी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तरीके मोड्स बाय एग्रीमेंट सबकी सहमति से। कंपल्सरी डिसोल्यूशन यदि फर्म का कारोबार अवैध हो जाए। बाय नोटिस पार्टनरशिप एट विल के मामले में। बायकॉट यदि कोई पार्टनर पागल हो जाए या कदाचार मिसकॉन्डक्ट करे। इंग्लिश कीवर्ड समरी फॉर एग्जाम्स बेलमेंट टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। प्लेज बेलमेंट इज सिक्योरिटी फॉर डेट। स्पेसिफिक लाइन बेली का सामान रोकने का अधिकार। एजेंट वीज सर्वेंट नियंत्रण और स्वतंत्रता का अंतर। डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसोल्यूशन एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन। सिलेबस के इस तीसरे 10% भाग में हम गिरवी प्लेज और एजेंसी के सिद्धांतों को और अधिक गहराई डिटेल में समझेंगे। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. गिरवी या पन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। धारा 172 से 181 सेक्शंस 172 to 181 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। गिरवी उपनिधान पेलमेंट का ही एक विशेष प्रकार है। जब कोई वस्तु किसी कर्ज को चुकाने की गारंटीड सिक्योरिटी के तौर पर दी जाती है तो उसे गिरवी कहते हैं। प्रमुख तत्व असेंशियल एलिमेंट्स। डिलीवरी ऑफ पोजेशन कब्जे का हस्तांतरण माल का वास्तविक एक्चुअल या रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव कब्जा देना अनिवार्य है। बिना माल सौंपे गिरवी नहीं हो सकती। पर्पस ऑफ सिक्योरिटी सुरक्षा का उद्देश्य माल केवल इसलिए दिया जाता है ताकि वह ऋण डेट या किसी वादे के पूरा होने तक जमानत के तौर पर रहे। रिटर्न ऑफ गुड्स माल की वापसी जैसे ही कर्ज चुका दिया जाता है गिरवी रखने वाले को उसका माल वापस पाने का अधिकार होता है। पक्षकार पार्टीज। पौना और प्लेजर पनकार वह व्यक्ति जो कर्ज लेकर अपनी वस्तु गिरवी रखता है। पौनी और प्लेजी पनदार वह व्यक्ति या बैंक जो सुरक्षा के बदले कर्ज देता है। पनदार पौनी के अधिकार। राइट ऑफ रिटेनर माल रोकने का अधिकार धारा 173 के अनुसार जब तक ब्याज इंटरेस्ट और मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाया जाता वह माल को अपने पास रख सकता है। राइट टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस असाधारण खर्चों का अधिकार यदि माल की सुरक्षा के लिए कोई विशेष खर्च हुआ है तो वह उसे वसूल सकता है। राइट टू सेल बेचने का अधिकार यदि ऋण चुकाने में चूक डिफॉल्ट होती है तो उचित नोटिस रीजनेबल नोटिस देकर वह गिरवी रखे माल को बेच सकता है। 2. एजेंसी का निर्माण क्रिएशन ऑफ एजेंसी। धारा 182 से 189 सेक्शंस 182 to 189। एजेंसी एक कानूनी संबंध है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर से काम करने के लिए अधिकृत होता है। एजेंसी बनाने के तरीके मोड्स ऑफ क्रिएशन। एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट स्पष्ट नियुक्ति लिखित या मौखिक रूप से एजेंट बनाना।
इम्प्लाइड एजेंसी विवक्षित एजेंसी पक्षकारों के आचरण, कॉन्डक्ट या परिस्थितियों से उत्पन्न एजेंसी। एजेंसी बाय नेसेसिटी आवश्यकता द्वारा एजेंसी आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी, जब मालिक से संपर्क करना असंभव हो तो किसी व्यक्ति द्वारा मालिक के हित में काम करना। एजेंसी बाय रैटिफिकेशन अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी, जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के किसी के लिए काम करता है और बाद में मालिक उस काम को स्वीकार अप्रूव कर लेता है। 3. एजेंट के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। धारा 209 से 218, सेक्शंस 209 to 218। एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता विश्वास फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पर आधारित होता है। टू फॉलो प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस निर्देशों का पालन, एजेंट को मालिक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। स्किल एंड डिलिजेंस कौशल और तत्परता, एजेंट को अपना काम उसी समझदारी और मेहनत से करना चाहिए जैसे वह अपना काम करता। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स सही हिसाब किताब देना, मालिक द्वारा मांगे जाने पर एजेंट को सभी लेन देन का हिसाब देना अनिवार्य है। ड्यूटी टू कम्युनिकेट संपर्क करने का कर्तव्य, कठिनाई के समय में एजेंट को मालिक से संपर्क करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट निजी लाभ न कमाना, एजेंट को एजेंसी के कार्य के दौरान कोई गुप्त लाभ सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए। 4. एजेंसी की समाप्ति टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। धारा 201, सेक्शन 201। एजेंसी का अंत निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। बाय एग्रीमेंट, मालिक और एजेंट आपसी सहमति से काम बंद कर दें। बाय रेवोकेशन, वापस लेना, मालिक द्वारा एजेंट के अधिकार छीन लेना। बाय रेनंसिएशन, त्याग, एजेंट द्वारा खुद काम छोड़ने की घोषणा करना। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस काम के लिए एजेंसी बनी थी उसका पूरा हो जाना। डेथ और इंसैनिटी, मालिक या एजेंट की मृत्यु या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाना। इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन, मालिक का दिवालिया घोषित हो जाना। प्रमुख कानूनी सूत्र लीगल मैक्सिम्स। डेलीगेटस नॉन पोर्टस डेलेगरे, एक एजेंट जिसे काम सौंपा गया है वह बिना अनुमति के अपना काम किसी और को सब एजेंट नहीं सौंप सकता। कि फेसिड पर आलियम फेसिड पर से, जो व्यक्ति दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं वह कार्यकर्ता माना जाता है। नोट, परीक्षा में इन सेक्शंस, धाराओं और इंग्लिश कीवर्ड्स का उपयोग करने से आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। यह अगला भाग आपके सिलेबस का 10% कुल 40% कवर करेगा, जो पूरी तरह से वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे विस्तृत और स्कोरिंग टॉपिक है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1. विक्रय और विक्रय का करार, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। धारा 4, सेक्शन 4। वस्तुओं के हस्तांतरण के दो मुख्य तरीके होते हैं। विक्रय सेल, जब अनुबंध के समय ही माल का मालिकाना हक ओनरशिप प्रॉपर्टी विक्रेता से खरीदार को तुरंत मिल जाता है। ये एक एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। विक्रय का करार अग्रीमेंट टू सेल, जब मालिकाना हक का हस्तांतरण भविष्य की किसी तारीख या किसी शर्त के पूरा होने पर होना तय होता है। ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। 2. शर्तें और वारंटी कंडीशंस इन वारंटीज। धारा 12, सेक्शन 12। अनुबंध में किए गए वादों को उनके महत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। शर्त कंडीशन, यह अनुबंध का मुख्य आधार असेंशियल स्टिपुलेशन होती है। यदि विक्रेता इसका उल्लंघन करता है तो खरीदार को अधिकार है कि वह अनुबंध को रद्द रेप्यूडिएट कर दे और अपना पैसा वापस मांगे। वारंटी, यह अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक कोलैटरल होती है। इसका उल्लंघन होने पर खरीदार केवल हर्जाना डैमेजेस मांग सकता है, लेकिन वह माल वापस करके अनुबंध रद्द नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण सिद्धांत, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बट नॉट वाइस वर्सा। शर्त के उल्लंघन को वारंटी का उल्लंघन माना जा सकता है, लेकिन वारंटी के उल्लंघन को शर्त का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। 3. विवक्षित शर्तें इम्प्लाइड कंडीशंस। धारा 14 से 17, सेक्शंस 14 to 17। कानून मानकर चलता है कि हर सेल में ये शर्तें शामिल हैं, चाहे वे लिखी गई हो या नहीं। कंडीशन एज टू टाइटल, मालिकाना हक की शर्त, विक्रेता के पास माल बेचने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। केस निबलेट वी कन्फेक्शन एज मटीरियल्स कंपनी। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, विवरण द्वारा विक्रय, माल वैसा ही होना चाहिए जैसा उसका विवरण दिया गया है।
कंडीशन इज टू क्वालिटी और फिटनेस, गुणवत्ता की शर्त। यदि खरीदार ने विक्रेता को अपना उद्देश्य बता दिया है तो माल उस काम के लिए फिट होना चाहिए। सेल बाय सैंपल, नमूने द्वारा विक्रय। थोक माल बल्क दिए गए नमूने के समान होना चाहिए। 4. क्रेता सावधान का सिद्धांत, डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टो। धारा 16 सेक्शन 16 अ। अर्थ मीनिंग लेट द बायर बीवेयर, यानी खरीदार सावधान रहे। नियम प्रूव, माल खरीदते समय ये खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह उसकी जांच कर ले। यदि माल में कोई दोष निकलता है जो साधारण जांच से पता चल सकता था तो उसके लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। अपवाद एक्सेप्शंस, यदि विक्रेता ने धोखाधड़ी फ्रॉड की हो, यदि माल विवरण डिस्क्रिप्शन के अनुसार न हो, यदि खरीदार विक्रेता के कौशल और निर्णय स्किल एंड जजमेंट पर निर्भर था। 5. अत्यधिक विक्रेता के अधिकार, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। धारा 45 से 54 सेक्शंस 45 टू 54। एक विक्रेता को अनपेड तब माना जाता है जब उसे पूरी कीमत नहीं चुकाई गई हो। उसके पास दो प्रकार के अधिकार होते हैं। ए माल के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट गुड्स। राइट ऑफ लाइन, ग्रहणाधिकार, माल को अपने पास तब तक रोकना जब तक पैसा न मिल जाए। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, मार्ग में माल रोकना। यदि खरीदार दिवालिया इंसॉल्वेंट हो जाए तो रास्ते में जाते हुए माल को वापस मंगवाना। राइट ऑफ रीसेल, पुनर्विक्रय का अधिकार, उचित नोटिस देकर माल को किसी और को बेचना। बी खरीदार के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार, राइट्स अगेंस्ट बायर पर्सनली। सूट फॉर प्राइस, कीमत के लिए मुकदमा। सूट फॉर डैमेजेस, नुकसान या हर्जाने के लिए मुकदमा। सूट फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के लिए मुकदमा। इंग्लिश कीवर्ड्स फॉर क्विक रिविजन। ओनरशिप, प्रॉपर्टी इन गुड्स, माल का मालिकाना हक। स्टिपुलेशन, अनुबंध की कोई खास बात या शर्त। रेप्यूडिएशन, अनुबंध को मानने से मना करना। कैविएट एम्प्टो, बायर्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट। अनपेड सेलर, जिसे भुगतान न मिला हो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, माल को बीच रास्ते में रोकना। सिलेबस प्रोग्रेस 40% कंप्लीट। यह अगला भाग आपके सिलेबस का 10% कुल 50% पूरा करेगा, जो पूरी तरह से भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मूलभूत सिद्धांतों और साझेदारी के निर्माण पर केंद्रित है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1. साझेदारी की परिभाषा और प्रकृति, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। धारा 4 सेक्शन 4। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का समझौता किया है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। साझेदारी के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अधिकतम सीमा कंपनी अधिनियम के अनुसार तय होती है। अग्रीमेंट, समझौता, साझेदारी का जन्म, स्थिति, स्टेटस से नहीं बल्कि अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट से होता है। बिजनेस, व्यवसाय, साझेदारी किसी वैध व्यवसाय, लॉफुल बिजनेस को चलाने के उद्देश्य से होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ का बंटवारा, लाभ कमाना और उसे आपस में बांटना अनिवार्य है, लेकिन केवल लाभ बांटना ही साझेदारी का निर्णायक सबूत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, आपसी एजेंसी, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि व्यवसाय सबके द्वारा चलाया जा सकता है या सबकी ओर से किसी एक द्वारा। 2. साझेदारी का असली परीक्षण, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। धारा 6 सेक्शन 6। ये निर्धारित करने के लिए कि व्यक्तियों का कोई समूह एक फर्म है या नहीं, उनके बीच के वास्तविक संबंधों, रियल रिलेशंस को देखा जाना चाहिए। निर्णायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। म्यूचुअल एजेंसी, आपसी एजेंसी साझेदारी का असली परीक्षण है। इसका मतलब है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। केस संदर्भ, केस लॉ सी कॉक्स वी हिकमन। इस ऐतिहासिक केस में यह स्थापित किया गया कि केवल लाभ में हिस्सा लेना ही किसी को साझेदार नहीं बनाता जब तक कि उनके बीच आपसी एजेंसी का रिश्ता न हो। 3. साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी को समय और उद्देश्य के आधार पर बांटा जा सकता है। पार्टनरशिप एट विल, ऐच्छिक साझेदारी। धारा 7, जहां साझेदारी की अवधि, ड्यूरेशन तय नहीं होती। कोई भी साझेदार नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकता है।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप विशेष साझेदारी धारा 8 जो किसी विशेष कार्य या प्रोजेक्ट जैसे पुल बनाना के लिए बनाई जाती है। काम पूरा होते ही यह समाप्त हो जाती है। 4. साझेदारों के प्रकार टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर सक्रिय साझेदार जो व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय भाग लेता है। स्लीपिंग और डोर्मेंट पार्टनर सुप्त साझेदार जो पूंजी लगाता है और लाभ लेता है लेकिन प्रबंधन में भाग नहीं लेता। नॉमिनल पार्टनर नामात्र का साझेदार जो केवल अपना नाम फर्म को देता है, न पूंजी लगाता है और न प्रबंधन में भाग लेता है। पार्टनर बाय एस्टॉपल विबंध द्वारा साझेदार धारा 28 यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण से दूसरों को यह विश्वास दिलाता है कि वह साझेदार है तो वह बाहरी व्यक्तियों के प्रति साझेदार की तरह ही जिम्मेदार होगा। 5. फर्म का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। धारा 58 और 59 सेक्शंस 58 एंड 59। भारत में साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य कंपल्सरी नहीं है, लेकिन पंजीकरण न कराने के गंभीर नुकसान डिसेबिलिटीज होते हैं। एक अपंजीकृत फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म किसी तीसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं कर सकती। साझेदार आपस में एक दूसरे पर मुकदमा नहीं कर सकते। 6. नाबालिग और साझेदारी माइनर इन पार्टनरशिप। धारा 30 सेक्शन 3O। नियम: एक नाबालिग अनुबंध करने के अयोग्य होता है, इसलिए वह फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। अपवाद: सभी साझेदारों की सहमति से उसे केवल लाभों में फॉर बेनिफिट्स ओनली शामिल किया जा सकता है। केस संदर्भ केस लॉ CITV। द्वारिका दास खेतान। इस केस में स्पष्ट किया गया कि नाबालिग को पूर्ण साझेदार बनाकर तैयार किया गया पार्टनरशिप डीड अवैध वॉइड है। इंग्लिश कीवर्ड्स फॉर क्विक रिविजन। म्यूचुअल एजेंसी कोर ऑफ पार्टनरशिप एक दूसरे का प्रतिनिधि होना। स्टेटस वीज कॉन्ट्रैक्ट साझेदारी जन्म से नहीं अनुबंध से होती है। फर्म नेम वह नाम जिसके तहत व्यवसाय किया जाता है। होल्डिंग आउट जब कोई व्यक्ति खुद को साझेदार के रूप में प्रदर्शित करता है। पब्लिक नोटिस सक्रिय साझेदार के फर्म छोड़ने पर जनता को दी जाने वाली सूचना। सिलेबस प्रोग्रेस 50% कंप्लीट। यह अगला भाग आपके सिलेबस का 10% कुल 60% पूरा करेगा, जो साझेदारों के पारस्परिक संबंधों म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स और फर्म के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। साझेदारों के संबंध रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 9 से 17 सेक्शंस 9 to 17। जब व्यक्ति एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं तो उनके अधिकार और कर्तव्य आमतौर पर साझेदारी विलेख पार्टनरशिप डीड द्वारा तय होते हैं, लेकिन जहां अनुबंध मौन साइलेंट हो वहां कानून के निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। 1. साझेदारों के सामान्य कर्तव्य जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। धारा 9 सेक्शन 9। सर्वाधिक सामान्य लाभ ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। हर साझेदार को व्यवसाय इस तरह चलाना चाहिए जिससे पूरी फर्म को अधिकतम लाभ हो। निष्ठा और वफादारी जस्ट एंड फेथफुल साझेदारों को एक दूसरे के प्रति सच्चा और वफादार होना चाहिए। सच्चा हिसाब देना टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। हर साझेदार का ये कर्तव्य है कि वह फर्म के लेन देन का सही हिसाब और पूरी जानकारी अन्य साझेदारों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को दे। 2. क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य ड्यूटी टू इंडेमनिफाई। धारा 10 सेक्शन 10। यदि किसी साझेदार ने धोखाधड़ी फ्रॉड की है और उससे फर्म को कोई नुकसान हुआ है तो उस साझेदार को उस नुकसान की भरपाई इंडेमनिफाई फर्म को करनी होगी। 3. साझेदारों के अधिकार राइट्स ऑफ पार्टनर्स। धारा 12 और 13 सेक्शंस 12 एंड 13। प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। हर साझेदार को फर्म के प्रबंधन मैनेजमेंट में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है। पहुंच और निरीक्षण का अधिकार राइट टू एक्सेस बुक्स। हर साझेदार को फर्म की लेखा पुस्तकों अकाउंट बुक्स को देखने और उनकी नकल कॉपी लेने का अधिकार है। बहुमत का अधिकार राइट टू मेजॉरिटी डिसीजन। साधारण मामलों में निर्णय बहुमत मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, लेकिन व्यवसाय की प्रकृति बदलने के लिए सभी साझेदारों की सहमति अनिवार्य है। लाभ में हिस्सा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। यदि कोई अनुबंध न हो तो सभी साझेदार लाभ और हानि को समान रूप से इक्वली बांटेंगे। 4. पारिश्रमिक और ब्याज रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। नो रेम्यूनरेशन। आमतौर पर किसी भी साझेदार को व्यवसाय में काम करने के लिए अलग से वेतन सैलरी पाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि अनुबंध में ऐसा न लिखा हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब उसका समझौता हो,
और वह भी केवल फर्म के लाभ प्रॉफिट्स में से ही दिया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अग्रिम पर ब्याज। यदि कोई साझेदार अपनी तय पूंजी से अधिक पैसा फर्म को कर्ज के रूप में देता है तो वह उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है। 5. व्यक्तिगत लाभ का हिसाब देना, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय पार्टनर्स। धारा 16, सेक्शन 16। यदि कोई साझेदार फर्म के किसी लेन देन से या फर्म के नाम संपत्ति का उपयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है तो उसे वह पैसा फर्म को वापस करना होगा। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान ही कोई प्रतिस्पर्धी व्यवसाय कंपीटिंग बिजनेस चलाता है तो उसे उस व्यवसाय से होने वाले सभी लाभ फर्म को सौंपने होंगे। साझेदारों का बाहरी व्यक्तियों के प्रति संबंध, रिलेशंस टू थर्ड पार्टीज। 1. साझेदार की निहित शक्ति, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। धारा 19, सेक्शन 19। एक साझेदार द्वारा फर्म के नाम पर किया गया कोई भी कार्य फर्म को बाध्य बाइंड करता है, बशर्ते वह कार्य फर्म के सामान्य व्यवसाय यूजुअल बिजनेस से संबंधित हो, फर्म के सामान्य तरीके से किया गया हो, फर्म के नाम पर किया गया हो। निहित शक्ति की सीमाएं, लिमिटेशंस। कुछ कार्य ऐसे हैं जो एक साझेदार अपनी निहित शक्ति से नहीं कर सकता जब तक कि विशेष अनुमति न हो। फर्म की ओर से किसी कानूनी विवाद को सुलझाना, कॉम्प्रोमाइज अ सूट। फर्म की ओर से अचल संपत्ति, अमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना। फर्म की ओर से किसी विवाद को मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन के लिए भेजना। इंग्लिश कीवर्ड्स फॉर क्विक रिविजन। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, विश्वास पर आधारित संबंध। इंडेमनिटी, हानि की भरपाई करना। रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक या वेतन। कंपीटिंग बिजनेस, फर्म के जैसा ही दूसरा प्रतिस्पर्धी काम। इम्प्लाइड अथॉरिटी, वह शक्ति जो कानून द्वारा पद के साथ स्वतः मिल जाती है। सिलेबस प्रोग्रेस, 60% कंप्लीट। यह अगला भाग आपके सिलेबस का 10% कुल 70% पूरा करेगा, जो फर्म की संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और फर्म के विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर आधारित है। 1. फर्म की संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, धारा 14 और 15, सेक्शंस 14 और 15। साझेदारी में ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी संपत्ति साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति है और कौन सी फर्म की संपत्ति है। किसे फर्म की संपत्ति माना जाएगा? जो संपत्ति शुरू में साझेदारों द्वारा फर्म के स्टॉक में लाई गई हो, जो संपत्ति फर्म के पैसों से फर्म के लिए या फर्म के व्यवसाय के दौरान खरीदी गई हो। गुडविल व्यवसाय की ख्याति या नाम भी फर्म की संपत्ति का हिस्सा है। संपत्ति का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, धारा 15 के अनुसार फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल और केवल फर्म के व्यवसाय, बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए ही किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। 2. फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। धारा 39 से 44, सेक्शंस 39 to 44। साझेदारी का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अंतर होता है। फर्म के विघटन का अर्थ है कि सभी साझेदारों के बीच के व्यावसायिक संबंध पूरी तरह खत्म हो गए हैं और अब फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विघटन के प्रकार, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ए. बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के, विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। आपसी समझौते द्वारा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40, जब सभी साझेदार फर्म को बंद करने के लिए राजी हो जाएं। अनिवार्य विघटन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41, तारांकन, यदि सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी दिवालिया, इंसॉल्वेंट हो जाएं। यदि फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी, अनलॉफुल हो जाए। आकस्मिकताओं के होने पर, ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसीज, सेक्शन 42। किसी निश्चित अवधि, टर्म के खत्म होने पर। किसी साझेदार की मृत्यु, डेथ होने पर। नोटिस द्वारा, बाय नोटिस, सेक्शन 43। ऐच्छिक साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल में कोई भी साझेदार लिखित नोटिस देकर फर्म को बंद कर सकता है। बी. न्यायालय द्वारा विघटन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सेक्शन 44। न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर फर्म को बंद करने का आदेश दे सकता है। अनसाउंड माइंड, यदि कोई साझेदार पागल हो जाए। परमानेंट इनकैपेसिटी, यदि कोई साझेदार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाए। मिसकॉन्डक्ट, यदि कोई साझेदार ऐसा दुराचार करे जिससे व्यवसाय पर बुरा असर पड़े। कंटिन्यूअस लॉसेस, यदि व्यवसाय केवल घाटे में ही चल रहा हो और भविष्य में लाभ की कोई उम्मीद न हो। जस्ट एंड इक्विटेबल, कोई भी अन्य कारण जिसे कोर्ट उचित समझे। 3.
विघटन के बाद खातों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। धारा 48 सेक्शन 48, जब फर्म बंद होती है तो संपत्तियों को बेचने के बाद मिले पैसों का भुगतान इस क्रम ऑर्डर में किया जाता है। आउटसाइड डेट्स, सबसे पहले बाहरी लोगों लेनदारों का कर्ज चुकाया जाता है। एडवांसेस बाय पार्टनर्स, फिर उन साझेदारों का पैसा लौटाया जाता है जिन्होंने पूंजी के अलावा फर्म को लोन दिया था। कैपिटल अकाउंट, इसके बाद साझेदारों की पूंजी कैपिटल लौटाई जाती है। रेसिड्यू सरप्लस, यदि फिर भी पैसा बच जाए तो उसे साझेदारों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। नुकसान, लॉसेस की भरपाई, यदि फर्म को घाटा हुआ है तो पहले वह लाभ प्रॉफिट्स से भरा जाएगा, फिर पूंजी कैपिटल से, और यदि जरूरत पड़ी तो साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उसे चुकाएंगे। इंग्लिश कीवर्ड्स फॉर क्विक रिविजन। गुडविल, व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के कानूनी अस्तित्व का अंत। कंटिंजेंट डिसोल्यूशन, किसी विशेष घटना जैसे मृत्यु पर विघटन। इंसॉल्वेंसी, जब कोई कर्ज चुकाने में सक्षम न रहे, दिवालियापन। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, संपत्तियों का बंटवारा और देनदारियों का भुगतान। सिलेबस प्रोग्रेस 70% कंप्लीट। यह अगला भाग आपके सिलेबस का 10% कुल 80% पूरा करेगा। इस भाग में हम आपके सिलेबस में दिए गए प्रमुख केस कानूनों प्रिस्क्राइब्ड केस लॉज के पहले हिस्से को विस्तार से समझेंगे। कानून की परीक्षा में केवल धाराओं सेक्शंस को लिखना काफी नहीं होता, केस लॉज का उल्लेख करना ही आपके उत्तर को पूर्ण बनाता है। प्रमुख केस कानून प्रिस्क्राइब्ड केस लॉज पार्ट 1। बैंक ऑफ बिहार वी दामोदर प्रसाद AIR 1969 साउथ कैरोलिना 297। विषय सब्जेक्ट प्रत्याभूति का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मामले के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस, दामोदर प्रसाद ने बैंक से कर्ज लिया और एक अन्य व्यक्ति ने उसकी श्योरिटी गारंटी दी। जब कर्ज नहीं चुकाया गया तो बैंक ने दोनों पर मुकदमा किया। निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि बैंक पहले मुख्य ऋणी प्रिंसिपल डेटर की संपत्ति बेचे और अगर कमी रहे तब श्योरिटी से पैसा ले। कानूनी प्रश्न लीगल क्वेश्चन, क्या लेनदार क्रेडिटर मुख्य ऋणी से पहले गारंटी देने वाले श्योरिटी पर मुकदमा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डिसीजन कोर्ट ने कहा कि श्योरिटी की जिम्मेदारी को एक्सटेंसिव समान होती है। बैंक को यह मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह पहले मुख्य ऋणी के पीछे जाए। बैंक सीधे श्योरिटी से पैसा मांग सकता है। महत्व सिग्निफिकेंस, ये केस धारा 128 सेक्शन 128 की व्याख्या करता है कि गारंटी देने वाला अपनी जिम्मेदारी से तब तक नहीं बच सकता जब तक मुख्य ऋणी दिवालिया न हो जाए। 2. कॉक्स वी हिकमन 1860 HLC 268। विषय सब्जेक्ट साझेदारी का असली परीक्षण ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मामले के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस, एक लोहे के व्यापारी ने अपना व्यवसाय कुछ लेनदारों क्रेडिटर्स को सौंप दिया ताकि वे व्यवसाय चलाएं और होने वाले लाभ से अपना कर्ज चुकाएं। सवाल उठा कि क्या वे लेनदार अब उस फर्म के पार्टनर बन गए हैं क्योंकि वे लाभ प्रॉफिट साझा कर रहे थे। कानूनी प्रश्न लीगल क्वेश्चन, क्या लाभ का बंटवारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट साझेदारी का निर्णायक सबूत है? निर्णायक डिसीजन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि सिर्फ लाभ बांटना साझेदारी नहीं है। असली परीक्षण म्यूचुअल एजेंसी आपसी एजेंसी है। चूंकि लेनदार एक दूसरे के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वे साझेदार नहीं माने गए। महत्व सिग्निफिकेंस, ये केस धारा 6 सेक्शन 6 का आधार है जो कहता है कि एजेंसी ही साझेदारी की असली पहचान है। 3. निबलेट वी कन्फेक्शनर्स मटीरियल्स कंपनी 1921 3 किलोबाइट्स 287। विषय सब्जेक्ट वस्तु विक्रय सेल ऑफ गुड्स इम्प्लाइड कंडीशंस। मामले के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस, एक खरीदार ने विक्रेता से कंडेंस्ड मिल्क के डिब्बे खरीदे। उन डिब्बों पर एक ऐसा लेबल लगा था जो किसी दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन इन्फ्रिंजमेंट कर रहा था। इस कारण कस्टम अधिकारियों ने माल जब्त कर लिया। कानूनी प्रश्न लीगल क्वेश्चन, क्या विक्रेता ने माल का मालिकाना हक टाइटल सही तरीके से दिया था? निर्णायक डिसीजन कोर्ट ने कहा कि विक्रेता ने कंडीशन इज टू टाइटल मालिकाना हक की शर्त का उल्लंघन किया है। यदि विक्रेता के पास माल को उसके वर्तमान रूप में बेचने का कानूनी अधिकार नहीं है ट्रेडमार्क विवाद के कारण, तो खरीदार को अधिकार है कि वह माल वापस कर दे और अपना पैसा ले। महत्व सिग्निफिकेंस, ये धारा 14 सेक्शन 14 के अंतर्गत विक्रेता की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। 4. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वी
द्वारिका दास खेतान, AIR 1961, साउथ कैरोलिना 619। विषय, सब्जेक्ट, नाबालिग और साझेदारी, माइनर एंड पार्टनरशिप। मामले के तथ्य, फैक्ट्स ऑफ द केस। 1. पार्टनरशिप डीड, साझेदारी विलेख बनाया गया जिसमें एक नाबालिग माइनर को पूर्ण साझेदार फुल पार्टनर बनाया गया था, न कि केवल लाभों में हिस्सा लेने वाला। कानूनी प्रश्न, लीगल क्वेश्चन, क्या नाबालिग को शामिल करने वाला ऐसा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट वैध है? निर्णायक डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धारा 30, सेक्शन 30 के तहत नाबालिग केवल लाभों में शामिल हो सकता है। यदि डीड उसे पूर्ण साझेदार बनाती है तो वह पूरी डीड ही अवैध वॉइड मानी जाएगी और फर्म का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। महत्व, सिग्निफिकेंस, ये स्पष्ट करता है कि नाबालिग अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। सेक्शन 11, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंग्लिश कीवर्ड्स फॉर क्विक रिविजन। को-एक्सटेंसिव लायबिलिटी, श्योरिटी की जिम्मेदारी जो मुख्य ऋणी के बराबर हो। म्यूचुअल एजेंसी, एक का कार्य सबको बाध्य करता है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, किसी के ब्रांड का गलत उपयोग। वॉइड एग्रीमेंट, कानूनी रूप से शून्य या अवैध समझौता। इम्प्लाइड कंडीशन, वह शर्त जो कानूनन मानी जाती है। सिलेबस प्रोग्रेस, 80% कंप्लीट। यह अगला भाग आपके सिलेबस का 10% कुल 90% पूरा करेगा। इस भाग में हम बचे हुए प्रेस्क्राइब केस लॉज और एजेंसी के कुछ विशिष्ट सिद्धांतों जैसे एजेंसी बाय नेसेसिटी और रैटिफिकेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. बचे हुए प्रमुख केस कानून, रिमेनिंग प्रिस्क्राइब्ड केसेस। ए. राधा कृष्ण बनाम तैयब अली, राधा कृष्णा वी. तैयब अली, AIR 1962, साउथ कैरोलिना 538। विषय, सब्जेक्ट, एजेंसी और एजेंट का अधिकार, एजेंसी एंड एजेंट्स अथॉरिटी। मामले के तथ्य, फैक्ट्स। इस मामले में मुख्य विवाद एजेंट द्वारा किए गए कार्यों और उसकी सीमाओं को लेकर था। क्या एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को उन कार्यों के लिए बाध्य कर सकता है जो उसने अपनी प्रत्यक्ष अथॉरिटी से बाहर जाकर किए हैं? कानूनी प्रश्न, लीगल क्वेश्चन, एक एजेंट की विवक्षित शक्ति, इम्प्लाइड अथॉरिटी की सीमा क्या है? निर्णायक डिसीजन, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एजेंट का हर वह कार्य जो व्यापार के सामान्य क्रम, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है, प्रिंसिपल को बाध्य करता है। यदि एजेंट अपनी सीमा से बाहर जाता है तो प्रिंसिपल केवल तभी उत्तरदायी होगा जब उसने ऐसे कार्यों की अनुमति दी हो या उन्हें स्वीकार किया हो। महत्व, सिग्निफिकेंस, ये धारा 186 और 188 के तहत एजेंट के अधिकारों की व्याख्या करता है। बी. होशियारपुर बनाम हीरा सिंह, DB, होशियारपुर वी. हीरा सिंह, AIR 1968, पंजाब 289। विषय, सब्जेक्ट, साझेदारी और देनदारी, पार्टनरशिप एंड लायबिलिटीज। मामले के तथ्य, फैक्ट्स। ये केस साझेदारी फर्म के लेन देन और फर्म की संपत्तियों के उपयोग से संबंधित था। निर्णायक डिसीजन, पंजाब हाईकोर्ट ने ये निर्धारित किया कि फर्म के नाम पर ली गई कोई भी जिम्मेदारी या कर्ज सभी साझेदारों की संयुक्त और व्यक्तिगत, जॉइंट एंड सेवरल जिम्मेदारी होती है। यदि कोई साझेदार फर्म के नाम का उपयोग करके धोखाधड़ी करता है तो फर्म को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यदि वह कार्य फर्म के व्यवसाय से जुड़ा हो। 2. एजेंसी के विशेष सिद्धांत, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजेंसी। ए. आवश्यकता द्वारा एजेंसी, एजेंसी बाय नेसेसिटी। धारा 189, सेक्शन 189। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि बिना आधिकारिक नियुक्ति के भी कोई व्यक्ति एजेंट की तरह काम करने को मजबूर होता है। शर्तें, कंडीशंस। वास्तविक आपातकाल, रियल इमरजेंसी होना चाहिए। प्रिंसिपल से संपर्क करना असंभव हो। एजेंट ने प्रिंसिपल के हित, इंटरेस्ट को बचाने के लिए ईमानदारी से कार्य किया हो। उदाहरण, यदि किसी ट्रक ड्राइवर के ट्रक में लदा हुआ फल रास्ते में खराब होने लगे और मालिक से बात न हो पाए तो वह ड्राइवर उन फलों को बचाने के लिए रास्ते में ही बेच सकता है। यहाँ वह एजेंट बाय नेसेसिटी माना जाएगा। बी. अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। धारा 196 से 200, सेक्शंस 196 to 200 जब कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के किसी दूसरे के लिए कार्य करता है और बाद में वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे अनुसमर्थन, रैटिफिकेशन कहते हैं। नियम, रूल्स फॉर रैटिफिकेशन। प्रिंसिपल को उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कार्य का समर्थन पूरे कार्य के लिए होना चाहिए, आधे अधूरे के लिए नहीं। अनुसमर्थन से किसी तीसरे पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए। कार्य उस समय वैध होना चाहिए था जब वह किया गया था।
3. अत्तदत्त विक्रेता के विरुद्ध खरीदार के अधिकार, बायर्स रेमेडीज अगेंस्ट सेलर। वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेक्शंस 55 to 61। हमने पहले अनपेड सेलर के अधिकार पढ़े थे, अब खरीदार बायर के अधिकारों को देखें। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सुपुर्दगी न देने पर हर्जाना। यदि विक्रेता माल देने से मना कर दे तो खरीदार हर्जाने का दावा कर सकता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विशिष्ट निष्पादन। यदि माल यूनिक है, जैसे कोई पुरानी पेंटिंग, तो कोर्ट विक्रेता को वही माल देने का आदेश दे सकता है। ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी का उल्लंघन। खरीदार माल रखकर केवल कीमत में कटौती या हर्जाना मांग सकता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच, अग्रिम उल्लंघन। यदि विक्रेता अनुबंध की तारीख से पहले ही माल देने से मना कर दे तो खरीदार तुरंत मुकदमा कर सकता है। इंग्लिश कीवर्ड्स फॉर क्विक रिविजन। एजेंसी बाय नेसेसिटी, मजबूरी में बना एजेंट। रैटिफिकेशन, बाद में दी गई मंजूरी। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अनुबंध के अनुसार ही कार्य पूरा करना। इम्प्लाइड ऑथोरिटी, पद के कारण मिलने वाली शक्ति। सिलेबस प्रोग्रेस, 90% कंप्लीट। यह अंतिम 10% कुल 100% भाग आपके पूरे सिलेबस का सार समरी है। इसमें हम परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिखने की तकनीक, पेपर प्रेजेंटेशन और सिलेबस के कुछ छूटे हुए टेक्निकल टर्म्स को कवर करेंगे। 1. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके सिलेबस के तीनों एक्ट से ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ए. भारतीय अनुबंध अधिनियम, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी वीज गारंटी, क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के अनुबंध में क्या अंतर है? सेक्शन 124 vs 126। राइट्स ऑफ श्योरिटी, गारंटी देने वाले के लेनदार और मुख्य ऋणी के विरुद्ध क्या अधिकार हैं? प्लेज बाय नॉन ओनर्स, क्या वह व्यक्ति भी सामान गिरवी रख सकता है जो उसका मालिक नहीं है? सेक्शंस 178 एंड 178A। एजेंट्स पर्सनल लायबिलिटी, किन परिस्थितियों में एक एजेंट व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है? सेक्शन 230B। वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कंडीशन वीज वारंटी, शर्त और वारंटी के बीच अंतर स्पष्ट करें। कब एक शर्त को वारंटी माना जा सकता है? नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। इस नियम के अपवाद एक्सेप्शंस क्या हैं? अनपेड सेलर्स लायन, एकदत्त विक्रेता के ग्रहणाधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सी. साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट। म्यूचुअल एजेंसी, साझेदारी का असली परीक्षण आपसी एजेंसी है, लाभ का बंटवारा नहीं। चर्चा करें। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, किन आधारों पर न्यायालय फर्म को बंद करने का आदेश दे सकता है? सेक्शन 44। रजिस्ट्रेशन, फर्म के अपंजीकरण, नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या प्रभाव होते हैं? 2. उत्तर लिखने की कला, आर्ट ऑफ राइटिंग लॉ आंसर्स। LLB की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं है, उसे सही तरीके से पेश करना जरूरी है। परिचय, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले संबंधित धारा, सेक्शन और अधिनियम एक्ट का नाम लिखें। जैसे प्रस्तुत प्रश्न भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 से संबंधित है। मुख्य सिद्धांत, लीगल प्रिंसिपल, कानूनी प्रावधान को सरल शब्दों में समझाएं। केस कानून, केस लॉ, अपने उत्तर के समर्थन में कम से कम एक लैंडमार्क केस जरूर लिखें, जैसे कॉक्स वी हिकमन। फैक्ट्स, केस की कहानी 2-3 लाइन में। जजमेंट, कोर्ट ने क्या कहा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अंत में प्रश्न का सीधा उत्तर देते हुए अपनी बात समाप्त करें। 3. महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली, लीगल ग्लॉसरी। सब एजेंट, एक एजेंट द्वारा नियुक्त किया गया दूसरा एजेंट, सेक्शन 191। डेल क्रीडियल एजेंट, वह एजेंट जो प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि खरीदार पैसा जरूर चुकाएगा, इसके लिए वह एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। होल्डिंग आउट, जब कोई व्यक्ति खुद को पार्टनर के रूप में दिखाता है और तीसरा पक्ष उस पर भरोसा कर लेता है, सेक्शन 28। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, माल को बीच रास्ते में रोकना जब खरीदार दिवालिया हो जाए। गुडविल, व्यवसाय की वह प्रतिष्ठा जिससे भविष्य में लाभ होने की संभावना हो। 4. अंतिम रिवीजन चेकलिस्ट, रिवीजन चेकलिस्ट। क्या मैंने सभी 6 प्रिस्क्राइब्ड केसेस के नाम और निर्णय याद कर लिए हैं? क्या मुझे कैविएट एम्प्टर, क्रेता सावधान के अपवाद पता हैं? क्या मैं सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच 5 अंतर लिख सकता हूँ?
क्या मुझे पता है कि माइनर को पार्टनरशिप में कैसे शामिल किया जाता है? इंग्लिश कीवर्ड्स फॉर क्विक रिविजन। लैंडमार्क जजमेंट, ऐतिहासिक फैसला। स्टिपुलेशन, अनुबंध की अनिवार्य शर्त। लीगल मैक्सिम्स, कानूनी सूत्र जैसे कि फेस इट पर एलियम। रेमेडीज, कानूनी उपचार, हर्जाना या अधिकार। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट, माल ढोने का अनुबंध, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। सिलेबस प्रोग्रेस 100% कंप्लीट। आपका पेपर वी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का सिलेबस अब पूरी तरह से कवर हो चुका है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस्ड केस लॉस तक सब कुछ हिंदी, देवनागरी और इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ विस्तार से बता दिया है। आपने अपने सिलेबस को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है। अब इस पूरे सिलेबस 100% का एक डिटेल्ड मास्टर समरी यहाँ दिया गया है, जो आपको एग्जाम से पहले पूरे पेपर का एक बर्ड्स आई व्यू विहंगम दृश्य देगा। ये सारांश 3 मुख्य स्तंभों एक्ट्स पर टिका है। भाग 1, विशेष अनुबंध स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 धारा 124-238। ये भाग सामान्य अनुबंधों से आगे बढ़कर विशिष्ट व्यावसायिक स्थितियों को संभालता है। क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति, इंडेमनिटी और गारंटी। इंडेमनिटी धारा 124 केवल 2 पक्ष होते हैं। उद्देश्य नुकसान की भरपाई करना है, जैसे आग से सुरक्षा का वादा। गारंटी धारा 126, यहाँ 3 पक्ष होते हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी। उद्देश्य लेनदार को विश्वास दिलाना है। बैंक ऑफ बिहार वी दामोदर प्रसाद के अनुसार श्योरिटी की जिम्मेदारी मुख्य ऋणी के बराबर ही होती है। उपनिधान और गिरवी, बेलमेंट और प्लेज। बेलमेंट धारा 148, किसी काम के लिए वस्तु का कब्जा देना। काम खत्म तो वस्तु वापस, जैसे टेलर को कपड़ा देना। प्लेज धारा 172, ये कर्ज की सुरक्षा के लिए किया गया बेलमेंट है। यदि कर्ज न चुकाया जाए तो गिरवी रखने वाला पौनीत सामान बेच सकता है। एजेंसी धारा 182, तारांकन एजेंट वह है जो मालिक प्रिंसिपल की ओर से तीसरे पक्ष से डील करता है। रैटिफिकेशन, अनुसमर्थन, बिना अधिकार किए गए काम को बाद में मालिक द्वारा मंजूरी देना। टर्मिनेशन, काम पूरा होने, मृत्यु या पागलपन होने पर एजेंसी खत्म हो जाती है। भाग 2, वस्तु विक्रय अधिनियम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यह माल मूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन पर केंद्रित है। विक्रय बनाम विक्रय का करार सेल वीज एग्रीमेंट टू सेल्फ सेल में मालिकाना हक तुरंत मिलता है, अग्रीमेंट में भविष्य में मिलता है। शर्तें और वारंटी, कंडीशन और वारंटी धारा 12, तारांकन, कंडीशन टूटी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जैसे आपने सफेद कार मांगी, उसने काली दे दी। वारंटी, टूटी तो सिर्फ हर्जाना, जैसे कार का म्यूजिक सिस्टम खराब निकला। क्रेता सावधान, कैवियाट एम्प्टर, खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह माल जांच कर खरीदे। लेकिन यदि विक्रेता ने झूठ बोला हो या माल डिस्क्रिप्शन विवरण से मैच न करे तो यह नियम लागू नहीं होता। अदत्त विक्रेता, अनपेड सेलर, जिसे पैसा न मिला हो, वह माल को रास्ते में रोक सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या उसे दोबारा बेच सकता है। भाग 3, भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये व्यापारिक साझेदारी के कानूनी ढांचे को समझाता है। साझेदारी की पहचान सेक्शन 4 और 6। साझेदारी का असली आधार म्यूचुअल एजेंसी, आपसी एजेंसी है। हर साझेदार दूसरे का मालिक भी है और नौकर एजेंट भी। कॉक्स वी हिकमैन केस ने इसे साबित किया। नाबालिग की स्थिति माइनर स्टेटस धारा 30, नाबालिग कभी पार्टनर नहीं बन सकता, वह सिर्फ बेनिफिट्स लाभों के लिए शामिल हो सकता है। CITV द्वारिका दास खेतान ने इसे स्पष्ट किया। फर्म का विघटन डिसोल्यूशन धारा 39-44, तारांकन, साझेदारी टूटने का मतलब फर्म का बंद होना नहीं है, लेकिन फर्म टूटने का मतलब है कि धंधा पूरी तरह बंद। कोर्ट के आदेश से या आपसी सहमति से इसे बंद किया जा सकता है। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, ये वैकल्पिक है, लेकिन बिना इसके आप कोर्ट में दूसरों पर मुकदमा नहीं कर सकते। निष्कर्ष, एग्जाम के लिए गोल्डन रूल्स। सेक्शंस का संगम, अपने उत्तर में धाराओं सेक्शंस को BOLDING के साथ लिखें। केस लॉस की शक्ति, सिलेबस में दिए गए 6 केसों में से कम 3-4 का जिक्र पेपर में जरूर करें। फ्लो चार्ट्स, जहां संभव हो पक्षों पार्टीज के बीच के संबंध को डायग्राम से दिखाएं। सिलेबस के 6 सितारे, लैंडमार्क केसेस, बैंक ऑफ बिहार, श्योरिटी की लाइबिलिटी,
राधा कृष्णा, एजेंट की अथॉरिटी। निबलेट, माल का टाइटल मालिकाना हक। डीबी, होशियारपुर, फर्म की देनदारियां। कॉक्स वी, हिकमन, आपसी एजेंसी, पार्टनर वीएस क्रेडिटर। द्वारिका दास खेतान, नाबालिग का स्टेटस। आपके सिलेबस में कुल 6 मुख्य केस प्रिस्क्राइब केसेस दिए गए हैं। कानून की पढ़ाई में इन केसेज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो ये तय करते हैं कि कानून की किसी धारा सेक्शन को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाएगा। यहाँ सभी 6 केसेज का विस्तृत विवरण, फैक्ट्स, इशू और जजमेंट दिया गया है। 1. बैंक ऑफ बिहार बनाम दामोदर प्रसाद, बैंक ऑफ बिहार वी दामोदर प्रसाद। विषय, सब्जेक्ट, प्रत्याभूति का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, धारा 128 तक। तथ्य, फैक्ट्स, दामोदर प्रसाद मुख्य ऋणी ने बैंक से कर्ज लिया। एक अन्य व्यक्ति श्योरिटी ने उसकी गारंटी दी। जब कर्ज नहीं चुकाया गया तो बैंक ने दोनों पर मुकदमा किया। निचली अदालत ने कहा कि बैंक पहले दामोदर प्रसाद की संपत्ति बेचे, फिर कमी रहने पर श्योरिटी से मांगे। विवाद, इशू, क्या बैंक सीधे गारंटी देने वाले श्योरिटी से पैसा वसूल सकता है? निर्णायक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्योरिटी की जिम्मेदारी को एक्सटेंसिव होती है, यानी लेनदार बैंक को यह अधिकार है कि वह सीधे श्योरिटी पर मुकदमा करे। श्योरिटी यह नहीं कह सकता कि पहले उसे पकड़ो फिर मेरे पास आओ। 2. राधा कृष्ण बनाम तैयब अली, राधा कृष्णा वी तैयब अली। विषय, सब्जेक्ट, एजेंट का अधिकार, एजेंट्स अथॉरिटी, धारा 188। तथ्य, फैक्ट्स, ये केस एजेंट द्वारा किए गए कार्यों और प्रिंसिपल मालिक की जिम्मेदारी पर आधारित था। विवाद ये था कि क्या एजेंट द्वारा किए गए सौदे के लिए मालिक उत्तरदायी है। निर्णायक जजमेंट, कोर्ट ने तय किया कि यदि एक एजेंट अपनी विवक्षित शक्ति इम्प्लाइड अथॉरिटी के भीतर काम कर रहा है और वह कार्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में है तो प्रिंसिपल उसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। 3. निबलेट बनाम कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स कंपनी, निबलेट वी कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स कंपनी। विषय, सब्जेक्ट, वस्तु विक्रय, सेल ऑफ गुड्स, धारा 14। तथ्य, फैक्ट्स, एक खरीदार ने कंडेंस्ड मिल्क खरीदा। उन डिब्बों पर लगा लेबल किसी दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा था। इस कारण अधिकारियों ने माल जब्त कर लिया। विवाद, इशू, क्या विक्रेता ने माल का लीगल टाइटल कानूनी मालिकाना हक दिया था? निर्णायक जजमेंट, कोर्ट ने कहा कि विक्रेता ने कंडीशन एज टू टाइटल तोड़ी है। भले ही विक्रेता के पास माल का कब्जा था पर उसे बेचने का कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि वह किसी और के ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा था। खरीदार को पैसा वापस पाने का अधिकार मिला। 4. डी बी होशियारपुर बनाम हीरा सिंह, डीबी होशियारपुर वी हीरा सिंह। विषय, सब्जेक्ट, साझेदारी और फर्म की देनदारियां, पार्टनरशिप लायबिलिटीज। तथ्य, फैक्ट्स, इस मामले में साझेदारी फर्म के लेन देन और पार्टनर्स की सामूहिक जिम्मेदारी पर चर्चा की गई थी। निर्णायक जजमेंट, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साझेदारी में हर साझेदार जॉइंटली एंड सेवरली संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। यदि फर्म के नाम पर कोई कार्य किया गया है तो सभी साझेदार उसके लिए जवाबदेह हैं। 5. कॉक्स बनाम हिकमैन, कॉक्स वी हिकमन। विषय, सब्जेक्ट, साझेदारी का असली परीक्षण, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, धारा 6। तथ्य, फैक्ट्स, एक व्यापारी कर्ज में डूबा था। उसने अपना व्यवसाय लेनदारों क्रेडिटर्स को सौंप दिया ताकि वे इसे चलाएं और मुनाफे से अपना कर्ज चुकाएं। सवाल उठा कि क्या लाभ में हिस्सा लेने के कारण वे लेनदार पार्टनर बन गए। निर्णायक जजमेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि सिर्फ लाभ बांटना साझेदारी का सबूत नहीं है। असली सबूत म्यूचुअल एजेंसी, आपसी एजेंसी है। चूंकि लेनदार एक दूसरे के एजेंट नहीं थे इसलिए वे साझेदार नहीं माने गए। 6. CIT बनाम द्वारिका दास खेतान, CITV द्वारिका दास खेतान। विषय, सब्जेक्ट, नाबालिग और साझेदारी, माइनर इन पार्टनरशिप, धारा 30। तथ्य, फैक्ट्स, एक साझेदारी विलेख पार्टनरशिप डीड बनाया गया जिसमें एक नाबालिग को पूर्ण साझेदार फुल फ्लेज्ड पार्टनर बनाया गया। अर्थ, मीनिंग, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। ओपनिंग पैरेंथेसिस, जो व्यक्ति किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं वह कार्यकर्ता माना जाता है। सिलेबस से संबंध, यह एजेंसी के कानून का आधार है। विस्तार, जब एक एजेंट अपने प्रिंसिपल मालिक की अथॉरिटी के भीतर कोई काम करता है तो कानून यह मानता है कि वह काम स्वयं प्रिंसिपल ने किया है।
इसीलिए एजेंट के कार्यों के लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी लायबल होता है। धारा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182-238। 2. Delegate is non-potest delegare. अर्थ मीनिंग अ डेलीगेट कैनॉट फर्दर डेलीगेट। एक प्रतिनिधि जिसे कार्य सौंपा गया है वह अपना कार्य किसी और को नहीं सौंप सकता। सिलेबस से संबंध यह एजेंसी के उप एजेंट सब एजेंट से संबंधित है। विस्तार एक एजेंट को प्रिंसिपल ने उसके व्यक्तिगत कौशल या विश्वास पर नियुक्त किया है, इसलिए एजेंट को अपना काम स्वयं करना चाहिए। वह बिना प्रिंसिपल की अनुमति के किसी दूसरे व्यक्ति सब एजेंट को नियुक्त नहीं कर सकता। अपवाद व्यापार की प्रथा कस्टम ऑफ ट्रेड या आपातकाल इमरजेंसी में उप एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। धारा 190। 3. कैविएट एम्प्टो अर्थ मीनिंग लेट द बायर बीवेयर। क्रेता सावधान रहे। सिलेबस से संबंध ये वस्तु विक्रय अधिनियम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। विस्तार सामान खरीदते समय ये खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह माल की गुणवत्ता और उपयुक्तता की जांच कर ले। यदि माल में कोई ऐसा दोष निकलता है जो सामान्य जांच से दिख सकता था तो खरीदार विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। धारा 16। 4. नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट अर्थ मीनिंग नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव। कोई भी व्यक्ति वह चीज नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। सिलेबस से संबंध मालिकाना हक का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ टाइटल। विस्तार यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का कानूनी मालिक नहीं है तो वह उसे किसी दूसरे को बेचकर उसे मालिक नहीं बना सकता। उदाहरण के लिए यदि एक चोर चोरी की घड़ी बेचता है तो खरीदने वाले के पास भी उस घड़ी का कानूनी हक नहीं होगा। अपवाद बाजार में खुलेआम बिक्री मार्केट ओवर्ट एजेंट द्वारा बिक्री या गिरवी रखे हुए माल की बिक्री। धारा वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 27। 5. यूबरमे फाइडी अर्थ मीनिंग ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ परम विश्वास का अनुबंध। सिलेबस से संबंध साझेदारी पार्टनरशिप और बीमा इंश्योरेंस। विस्तार कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जहां दोनों पक्षों को एक दूसरे को पूरी और सच्ची जानकारी देना अनिवार्य होता है। साझेदारी में हर साझेदार को फर्म के प्रति परम विश्वास रखना चाहिए। केस संदर्भ साझेदारी में गुप्त लाभ सीक्रेट प्रॉफिट्स न कमाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। 6. कंसेंसस एड आइडम अर्थ मीनिंग मीटिंग ऑफ द माइंड्स मस्तिष्क का मिलन। सिलेबस से संबंध अनुबंध का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। विस्तार अनुबंध के दोनों पक्षों को एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होना चाहिए। यदि साझेदारी या वस्तु विक्रय के समझौते में दोनों पक्ष अलग अलग समझ रहे हैं तो अनुबंध वैध नहीं होगा। धारा 13। 7. क्विड प्रो क्वो अर्थ मीनिंग समथिंग फॉर समथिंग कुछ के बदले कुछ। सिलेबस से संबंध प्रतिफल कंसिडरेशन। विस्तार किसी भी वैध अनुबंध जैसे सेल और पार्टनरशिप के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है। बिना किसी फायदे या कीमत के किया गया समझौता कानूनन लागू नहीं होता। परीक्षा के लिए प्रो टिप जब आप कॉक्स वी हिकमन केस लिखें तो वहां म्यूचुअल एजेंसी के साथ की फेसिट पर एलियम फेसिट पर से का जिक्र जरूर करें। इससे उत्तर की क्वालिटी बढ़ जाती है। विधि लॉ की परीक्षाओं में समस्यात्मक प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपके कानूनी ज्ञान की व्यवहारिक समझ को परखने के लिए पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ 2 महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1 वस्तु विक्रय अधिनियम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम ए ने बी से एक घोड़ा खरीदा और ब को स्पष्ट रूप से बताया कि उसे घोड़ा घुड़दौड़ हॉर्स रेसिंग के लिए चाहिए। ब ने को एक घोड़ा दिया, लेकिन वह घोड़ा केवल सामान ढोने कार्टिंग के लायक था, दौड़ने के लिए नहीं। क्या अनुबंध को रद्द कर सकता है और अपना पैसा वापस मांग सकता है? उत्तर आंसर कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16(1) के अनुसार आमतौर पर क्रेता सावधान कैविएट एम्प्टो का नियम लागू होता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद एक्सेप्शन है। यदि खरीदार विक्रेता को अपना विशिष्ट उद्देश्य पर्पस बता देता है और विक्रेता की कौशल स्किल पर निर्भर करता है तो वहां माल की उपयुक्तता के संबंध में एक विवक्षित शर्त इम्प्लाइड कंडीशन होती है। तर्क आर्ग्यूमेंट्स यहाँ ने अपना उद्देश्य घुड़दौड़ स्पष्ट कर दिया था। विक्रेता ने उसे जो घोड़ा दिया वह उस उद्देश्य के लिए फिट नहीं है।
ये शर्त का उल्लंघन ब्रीच ऑफ कंडीशन है। निष्कर्ष कंक्लूजन हाँ, अनुबंध को रद्द कर सकता है, घोड़ा वापस कर सकता है और अपनी पूरी कीमत वापस प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 2, साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम क और ग एक साझेदारी फर्म के साझेदार हैं। ग फर्म के काम से एक ग्राहक के पास जाता है और फर्म के नाम पर एक अनुबंध करता है। अनुबंध करने के बाद ग उस ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि एडवांस मनी लेकर व्यक्तिगत उपयोग के लिए भाग जाता है। क्या ग्राहक उस नुकसान की भरपाई के लिए क और ख पर मुकदमा कर सकता है? उत्तर आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 18 और 19 के अनुसार हर साझेदार फर्म और अन्य साझेदारों का एजेंट होता है। धारा 26 कहती है कि यदि कोई साझेदार फर्म के सामान्य व्यवसाय के दौरान कोई गलत कार्य रॉन्गफुल एक्ट करता है तो फर्म उसके लिए उत्तरदायी होती है। कानूनी सूत्र लीगल मैक्सिम यहाँ की फेसिड पर आलियम फेसिड पर से जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कार्यकर्ता माना जाता है का सिद्धांत लागू होगा। तर्क आर्ग्यूमेंट्स ग ने फर्म के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहक से व्यवहार किया था। ग्राहक को ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ग बाद में पैसा लेकर भाग जाएगा। ग की निहित शक्ति इम्प्लाइड अथॉरिटी के तहत किए गए कार्य के लिए पूरी फर्म जिम्मेदार है। निष्कर्ष कंक्लूजन हाँ, ग्राहक क और ख पर मुकदमा कर सकता है और उनसे हर्जाना वसूल सकता है। बाद में क और ख उस पैसे की वसूली ग से कर सकते हैं। उत्तर लिखने का प्रो टिप एग्जाम टिप। सबसे पहले फैक्ट्स तथ्य को संक्षेप में लिखें, फिर इश्यूज विवाद के बिंदु बताएं, उसके बाद लॉ सेक्शन कानूनी धारा का उल्लेख करें, अंत में कंक्लूजन निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दें। यहाँ आपके सिलेबस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप पर आधारित अगले 2 महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस और उनके विस्तृत उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 3 प्रत्याभूति गारंटी और प्रतिभू के दायित्व पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम ए ने बी को 50,000 रुपये का ऋण दिया। सी ने इस ऋण के लिए प्रतिभू श्योरिटी के रूप में गारंटी दी। ऋण चुकाने की तारीख पर मुख्य ऋणी पैसा नहीं चुका पाता। बिना पर मुकदमा किए सीधे श्योरिटी से पैसे की मांग करता है। पैसा देने से मना कर देता है और तर्क देता है कि पहले की संपत्ति बेचकर पैसा वसूल करो, अगर कुछ कम पड़े तब मेरे पास आना। क्या का तर्क कानूनी रूप से सही है? उत्तर डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 128 सेक्शन 128 पर आधारित है। ये धारा कहती है कि श्योरिटी का दायित्व मुख्य ऋणी के दायित्व के सम विस्तृत को एक्सटेंसिव होता है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस को एक्सटेंसिव शब्द का अर्थ है कि जैसे ही मुख्य ऋणी बी चूक करता है, श्योरिटी सी की जिम्मेदारी तुरंत शुरू हो जाती है। लेनदार ए को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो मुख्य ऋणी पर मुकदमा करे, चाहे सीधे श्योरिटी पर या दोनों पर एक साथ। केस संदर्भ केस लॉ रेफरेंस। इस समस्या का सीधा संबंध आपके सिलेबस के महत्वपूर्ण केस बैंक ऑफ बिहार वी दामोदर प्रसाद से है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लेनदार को श्योरिटी के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले मुख्य ऋणी के विरुद्ध अपनी रेमेडीज खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष कंक्लूजन श्योरिटी का तर्क कानूनी रूप से गलत है। वह क्रेडिटर को पहले मुख्य ऋणी पर मुकदमा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सीधे से 50,000 रुपये वसूलने का कानूनी हकदार है। प्रश्न 4 साझेदारी पार्टनरशिप और विबंध द्वारा साझेदार पार्टनर बाय एस्टॉपल पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। मोहन जो फर्म का साझेदार नहीं है, एक बैंक मैनेजर के सामने राम और श्याम के साथ बैठकर यह प्रदर्शित करता है कि वह भी इस फर्म का एक प्रभावशाली साझेदार है। राम और श्याम उसकी इस बात का खंडन डिनायल नहीं करते और चुप रहते हैं। बैंक मैनेजर मोहन को साझेदार मानते हुए फर्म को 5 लाख रुपए का लोन दे देता है। बाद में फर्म लोन नहीं चुका पाती। क्या बैंक मोहन को इस कर्ज के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है? उत्तर डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन ये समस्या भारतीय साझेदारी अधिनियम
1932 की धारा 28 सेक्शन 28 पर आधारित है, जिसे विबंध द्वारा साझेदार पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपल कहा जाता है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस धारा 28 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या आचरण कॉन्डक्ट द्वारा ये दर्शाता है कि वह फर्म में साझेदार है, या वह दूसरों को ऐसा दर्शाने की अनुमति देता है, तो वह उन व्यक्तियों के प्रति साझेदार के रूप में ही उत्तरदायी होगा जिन्होंने उस प्रदर्शन पर भरोसा करके फर्म को ऋण दिया है। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ मोहन ने खुद को साझेदार के रूप में पेश किया, हालांकि वह वास्तव में साझेदार नहीं था, लेकिन उसके प्रदर्शन के आधार पर बैंक ने लोन दिया। चूंकि राम और श्याम असली साझेदार भी चुप रहे, इसलिए यहाँ विबंध एस्टॉपल का नियम लागू होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन, हाँ, बैंक मोहन को उस 5 लाख रुपए के कर्ज के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। मोहन अब ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता कि वह वास्तव में फर्म का साझेदार नहीं था। कानून उसे एक दिखावटी साझेदार मानकर बैंक के प्रति जवाबदेह बनाएगा। उत्तर लिखने के लिए विशेष सुझाव। प्रो टिप: इन उत्तरों में धारा, सेक्शन और केस लॉ का नाम अलग से बोल्ड या अंडरलाइन करें। समस्यात्मक प्रश्नों के अंत में हमेशा एक स्पष्ट हाँ या नहीं के साथ निष्कर्ष कंक्लूजन जरूर दें। यहाँ आपके सिलेबस